अच्छा अभी है। हम्म। हेलो बच्चों, तो आज हम मिले हैं और आज दिन है बुधवार और तारीख है 24 जुलाई। और आपको पता है हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? पुष्पीय पादपों की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और बेटा इस चैप्टर में हमारी अभी तक एक ही क्लास हुई थी जो कल हुई थी, और हमने उसमें आकारिकी का परिचय पढ़ा था और क्या पढ़ा था? मूलों के बारे में पढ़ा था। तो जैसे कि हमारा ट्रेंड है कि हम नई क्लास शुरू करने से पहले पिछली क्लास के बारे में कुछ रिकैप करते हैं, मतलब दोहराते हैं, रिवीजन करते हैं। तो कल हमने जो पढ़ा था वो था मूलों के बारे में। मूल माने रूट्स। रूट्स कहाँ से उत्पन्न होती हैं? मूल उत्पन्न होती हैं या जड़ें उत्पन्न होती हैं मूलांकुर के द्वारा। माने रेडिकल के द्वारा। और मूलों में ना गांठ होती हैं ना पोरियां होती हैं, ठीक है? ना ही गांठ होती हैं ना ही पोरियां होती हैं, ना ही मूलों में कलिकाएं होती हैं। लेकिन कलिकाएं होने का अपवाद है। मैंने आपको शकरकंद लिखवाया था, शकरकंद में और बील में कलिकाएं पाई जा सकती हैं मूलों में, ठीक है? उन आज हम जब तना पढ़ेंगे तो मैं कलिकाएं बताऊंगा। ऐसी कलिकाओं को रेडिकल कलिकाएं कहते हैं, रेडिकल बड्स। तो मूल के बारे में और क्या था? दो मूल तंत्र पढ़े थे हमने। एक मूल तंत्र था हमारा मूसला मूल तंत्र, मूसला मूल तंत्र माने टैप रूट सिस्टम। और टैप रूट सिस्टम में हमने पढ़ा था कि इसमें मूलांकुर से जो सीधी मूल निकलती है वो होती है प्राथमिक मूल। जैसे ये है तो ये जो निकल रही है ये प्राथमिक मूल है। इसमें से जो पहली शाखा निकलेगी वो द्वितीयक मूल है ना? और द्वितीयक मूल में से जो शाखाएं निकलेंगी ये क्या है? तृतीयक मूल हैं, ठीक है? तो हमने ये पढ़ा था, एक इक्वेशन लिखी थी, प्राथमिक मूल प्लस द्वितीयक मूल प्लस तृतीयक मूल बराबर मूसला मूल तंत्र। ये द्विबीजपत्री पौधों का लाक्षणिक गुण होता है, जैसे सरसों है ना, आम का पेड़ आदि। तो ये क्या था? मूसला मूल तंत्र। और दूसरा मूल तंत्र था हमारा झकड़ा मूल तंत्र। झकड़ा मूल तंत्र। झकड़ा मूल तंत्र माने, जल्दी बोलिए क्या होता है? ये होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। ये एक बीज पत्रियों जैसे गेहूं में पाया जाता है। और इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था कि जो जैसे गेहूं है या कुछ भी है तो उनमें प्राथमिक मूलें होती हैं इस प्रकार की। ये अल्पजीवी होती हैं, ये मर जाती हैं और कुछ समय के बाद तने के आधार से, जैसे ये गेहूं का तना है, इसके आधार से धागे नुमा रेशेदार झकड़ा मूलें निकल जाती हैं। याद आया? और झकड़ा मूलें हैं एक प्रकार की अपस्थानिक मूलें। क्या हैं? अपस्थानिक मूलें। अपस्थानिक मूलें वे होती हैं जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से निकल जाएं, जैसे कि ये तने के आधार से निकली हैं, और इनको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स।
क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। फिर हमने पढ़े थे मूल के कार्य। मूल का कार्य क्या होता है, सबसे पहले तो वो पौधे को स्थायित्व प्रदान करती है, पौधे को मिट्टी से चिपका कर रखती है। दूसरा था मूले मिट्टी से जल और खनिजों को अवशोषित करती हैं, हाँ या ना। तीसरा था भोजन का संचय करती हैं, मतलब भोजन को संग्रहित करती हैं। फिर एक मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखवाया था कि मूलें क्या करती हैं, वो पादप हार्मोन्स को बनाती हैं, जैसे फाइटो हार्मोन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन। और पांचवा एक एक्स्ट्रा मैंने लिखवाया था, मृदा अपरदन को रोकती हैं। ठीक, फिर हमने पढ़े थे मूलों के रूपांतरण। मूलों के रूपांतरण में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा था ये मूसला मूल, मूलों के रूपांतरण। तो इसमें हमने 3 प्रकार की मूलें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ी थी क्या, शंक्वाकार, खाली मैं बनाकर बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, उदाहरण गाजर। फिर हमने पढ़ी थी तर्कुरूप, तर्कुरूप थी इस प्रकार की, उदाहरण मूली। और फिर तीसरी हमने पढ़ी थी शंकुर कुंभ रूप, उदाहरण शलजम और चुकंदर। फिर हमने पढ़ी थी मूसला मूल की शाखाओं के रूपांतरण, याद आ गया, मूसला मूल की शाखाओं के रूपांतरण। और शाखाओं के रूपांतरण में क्या क्या पढ़ा था हमने, जल्दी बोलिए। एक पढ़े थे हमने श्वसनाकारी मूलें। श्वसनाकारी मूलों को आप कहते हो न्यूमैटोफोर्स। ये कहाँ से निकलती हैं, ये जैसे तना है और इसके नीचे से जो मूसला मूल है उनकी शाखाएं निकलेंगी और वो ऊपर सांस लेने के लिए बाहर आ जाएंगी, इस प्रकार से। इनको कहते हैं हम क्या, न्यूमैटोफोर्स, हाँ या ना, क्या कहते हैं, न्यूमैटोफोर्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी थी शाखाओं के रूपांतरण में। और बताइए क्या पढ़ी थी, पुष्टा मूले, बट्रेस रूट्स। ये ऐसी मूलें हैं जो कई किलोमीटर तक फैल जाती हैं ताकि वो पौधे को, ज़्यादा विशाल पौधों को स्थायित्व प्रदान कर सकें। इसका क्या उदाहरण पढ़ा था हमने, पीपल। पीपल को कहते हैं फाइकस रिलीजियोसा, पीपल इसका उदाहरण था। फिर हमने पढ़े थे अपस्थानिक मूलों के रूपांतरण। ये क्या करते हैं, अतिरिक्त सहारा देते हैं। सबसे पहले मैं बना नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ। ये जो मूलें पेड़ की शाखाओं में से निकलती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं और सहारा देती हैं, उन्हें कहते हैं स्तंभ मूले, प्रॉप रूट्स। उदाहरण था बरगद, और बरगद को कहते हैं फाइकस बेंगालेंसिस। दूसरी मूलें थी, वो थी गन्ने से, मक्का से और पेंडानस से निकलती थी, नीचे वाली गांठों से निकलती हैं ताकि वो पौधों को गिरने से बचा सकें, उनको अवस्तंभ मूले कहते हैं, माने स्टिल्ट या ब्रेस रूट्स। और तीसरी थी आरोही मूले, जो ऊपर लताओं को चढ़ने में सहायता करती हैं, जैसे मनी प्लांट माने पोथोस। और उसके और भी उदाहरण हो सकते हैं, पान का पत्ता इत्यादि। तो बेटा ये था आपका कल का रिकैप। विकास, दिल खुश नहीं आया है क्या आज? विकास बेटा, दिलकुश को पूछो क्यों नहीं आया है। चलिए अब हम करते हैं कल की डीएस से डिस्कस। कल की डीएस से आप लोगों ने सॉल्व करी। कल की डीएस से थी हमारी पादप मूलों के ऊपर आधारित। जल्दी निकालिए कल वाली डीएस से, जल्दी फटाफट। कल की डीएस में कौन सा डाउट है? तीसरा, ठीक है। अवस्तंभ जड़ें, अवस्तंभ जड़ें मैंने अभी बताई हैं, जो गन्ने में से निकलती हैं, तने की निचली पर्व संधियों से परिवर्तित होती हैं, बिल्कुल सही। शाखाओं से लटकी रहने के कारण सहारा प्रदान करती हैं, नहीं, जो लटकी रहती हैं वो स्तंभ जड़ें होती हैं, वो पाई जाती हैं बरगद में। मक्का तथा गन्ने में उपस्थित, बिल्कुल सही। मैंने 3 उदाहरण लिखाए थे, मक्का, गन्ना और पेंडानस। गैसीय विनिमय में सहायता करती हैं, गैसीय विनिमय में सहायता नहीं करती। तो कौन कौन से आंसर सही है, ए और सी। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
और बोलिए, और कोई डाउट? नहीं। विकास, प्रमोद, वैभव, जयलाल, मुझे लगता है आप लोगों ने ये सॉल्व भी नहीं किया है। प्रमोद, कल की डीएसए सॉल्व करी थी बेटा? अरे प्रमोद, बैकलॉग नहीं हुआ है बच्चे। प्रमोद, कल से हमारा चैप्टर शुरू हुआ है और कल पहली क्लास थी आपकी, तो बैकलॉग की आप चिंता नहीं करो। आप तो ये चैप्टर जो आकारी की चल रही है ये पढ़ो। और कल का डीएसए सॉल्व किया था या नहीं किया था? प्रमोद, कल का डीएसए किया था कि नहीं? कल मेरा नया चैप्टर शुरू हुआ है प्रमोद, आप उस पर ध्यान दो। चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं स्तंभ, और स्तंभ के बारे में आगे जाएंगे। उससे पहले हमें कलिकाएं पढ़नी है, माने बर्ड्स, फिर तने के कार्य पढ़ने हैं, और फिर तने के रूपांतरण पढ़ने हैं। तो ये सारा पढ़ना है आज हमें। एक मिनट रुको, देखता हूँ प्रमोद क्या कह रहा है। प्रमोद, मुझे जवाब दो बेटा, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। ये चैप्टर नया शुरू हुआ है आकारी की, कल पहली क्लास थी, कल भी आप आए थे, आज भी आप आए हैं, तो इसको करो। जो पहले के 3 चैप्टर हैं वो तो हम आपको करा ही देंगे, लेकिन जो चल रहा है वो तो आप करोगे ना बेटा। कल की डीएसए सॉल्व करी है कि नहीं? प्रमोद, आंसर दो। चलिए अब शुरू करते हैं अपना स्तंभ। स्तंभ माने तना। ये तो आपको भली भांति पता है कि जो तना होता है, जो स्तंभ होता है, वो भ्रूणीय अक्ष का ऊपर चढ़ने वाला भाग होता है, आरोही कहते हैं। लेकिन जो नीचे जाता है वो मूल थी, उसे अवरोही कहते हैं। तो ये क्या है? ये भ्रूणीय अक्ष का, भ्रूणीय अक्ष का आरोही, आरोही मतलब ऊपर चढ़ने वाला, माने असेंडिंग भाग। और ये किससे उत्पन्न होता है? प्रमोद बेटा, मैं आज आपसे फोन पर बात करूंगा, ठीक है? ठीक है बेटा। चलिए, तो ये है आरोही भाग। दूसरा है कि ये प्रांकुर, माने प्लिम्यूल द्वारा उत्पन्न होता है। ये प्लूम्यूल द्वारा उत्पन्न होता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। मूलांकुर से मूल और प्रांकुर से तना उत्पन्न होता है। और इसमें क्या क्या होता है? इसमें आगे चलकर निकलती हैं कलिकाएं, ठीक है? तो इसमें कलियां या कलिकाएं कह सकते हैं, पर्ण,
पुष्प, शाखाएं व फल आदि उत्पन्न होते हैं। ठीक है, फल आदि उत्पन्न होते हैं। और वैसे भी आपको पता है, एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूं यहां पर कि तना प्लस शाखाएं प्लस पत्तियां प्लस कलियां प्लस पुष्प प्लस फल, ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये मिलकर बनाते हैं प्ररोह, माने शूट। यही अंतर है तने में और प्ररोह में। तने में जब ये सारी चीजें आ जाती हैं तब वो बनाता है प्ररोह। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ये पूछा जा सकता है दोनों में क्या अंतर होता है। अब ये जो तना है, इसकी जो शीर्ष है वो किससे ढका हुआ होता है? कलिकाओं से। ठीक है, अब तने का प्रमुख लक्षण क्या होता है? प्रमुख लक्षण है, प्रमुख लक्षण गांठ माने नोड्स व पोरियों माने इंटरनोड्स की उपस्थिति। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैंने क्या किया है, मैंने एक पौधा बनाया है, ये है मृदा की सतह, ये है पौधा, ये है कलिका। तो बेटा जहां पर पौधे का वह भाग, तने का वह भाग जहाँ पे पत्तियां या शाखाएं या पुष्प उत्पन्न होते हैं, उनको हम कहते हैं ये, इसको हम कहते हैं गांठ, या इसको हम कहते हैं पर्व संधि, या इसको हम कहते हैं नोड। तो ये वास्तव में क्या होता है? तने का वह भाग जहां पर्ण, शाखाएं, कलिकाएं, पुष्प या फल उत्पन्न होते हैं, उसे गांठ या पर्व संधि कहते हैं। अब दो गांठ के बीच का जो स्थान होता है, ये गांठ है और ये गांठ है, इनके मध्य के स्थान को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं पर्व संधि या पोरी, या हम इसको कहते हैं इंटरनोड। और ये क्या होता है? ये दो गांठों के मध्य का भाग होता है। दो गांठों के मध्य के भाग को हम क्या कहते हैं? पोरी कहते हैं। पोरी माने इंटरनोड। जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा है? मुझे लगता है ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। विकास, दिल खुश क्यों नहीं आया आज? मुझे पूछकर बताइए। ठीक, अब जब तना हरा होता है, छोटा होता है तो हरा होता है, और हरा होता है तो वो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। लेकिन जब तना बड़ा हो जाता है
तो उस पर लकड़ी आने लग जाती है द्वितीयक वृद्धि के कारण, तब वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। अब एक और महत्वपूर्ण बात है तने के बारे में, तना प्रकाश की तरफ ऊपर की ओर उगता है, तो इसलिए तने होते हैं, तने होते हैं पॉइंट नंबर 1 धनात्मक रूप से प्रकाशानुवर्ती, मतलब फोटोट्रॉपिक, जबकि मूले कैसी थी, ऋणात्मक। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर की ओर उगते हैं, तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं ऋणात्मक रूप से गुरुत्वानुवर्ती, माने जियोट्रॉपिक। और तीसरा पॉइंट, ऋणात्मक रूप से जल्दी बोलिए क्या होंगे ये होंगे जलानुवर्ती, हाइड्रोट्रॉपिक। तो ये तीनों शब्द बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि तने और मूलों की जो वृद्धि होती है वो विपरीत दिशा में होती है। अच्छा, मूलों पे अगर रोम होते हैं तो वो प्रायः कैसे होते हैं, एक कोशिकीय, लेकिन तने पे जो रोम होते हैं वो कैसे होते हैं, जल्दी बोलिए, तने रोम होते हैं बहुकोशिकीय। तनों पर उपस्थित रोम सदा बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर। और ये जो तनों से जो शाखाएं, मूल की शाखाएं कहाँ से निकलती थी, अंदर से, परिरम से, लेकिन तने की शाखाएं बाहर से निकलती हैं, अधिचर्म से निकलती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, तनों से शाखाएं बहिर्जात रूप से मतलब एक्सोजिनसली उत्पन्न होती हैं। और वो कहाँ से होती हैं, अधिचर्म से। अधिचर्म माने एपिडर्मिस। अब तनों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कलिकाओं की उपस्थिति। तनों का महत्वपूर्ण लक्षण कलिकाओं माने बड्स की उपस्थिति। इसलिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कलिकाओं को। ये जो कलिकाएं होती हैं इनका जो विभाजन होता है ये कई प्रकार से होता है। दिलखुश, आज लेट आए हो बेटा आप। चलिए अब बात करते हैं कलिका। या इसको हम कली भी कहते हैं, माने बड्स।
अब कलिका होती क्या है? एक सघन अपरिपक्व प्ररो को कलिका कहते हैं। एक सघन अपरिपक्व प्ररो को एक सघन अपरिपक्व प्ररो को कलिका कहते हैं। माने कंडेंस्ड इमैच्योर शूट उसको कलिका कहते हैं, और इसमें एक वृद्धिशील बिंदु होता है। ठीक है, तो इसमें एक वृद्धिशील बिंदु होता है जो अपरिपक्व पर्णों पत्तियों या बाह्य दलों द्वारा आवृत रहता है। वो उससे पूरा ढका रहता है, जो वृद्धिशील बिंदु है। ठीक है, द्वारा ढका रहता है। सबसे बड़ी खाने योग्य कलिका कौन सी है? सबसे बड़ी खाने योग्य कलिका ये कौन सी है बेटा? ये है पत्ता गोभी। माने कैबेज। अब बात करते हैं कलिकाओं के प्रकार की। पहला है, जिस संरचना को उत्पन्न करते हैं उसके आधार पर। संरचना को उत्पन्न करने के आधार पर। तो इसमें मैं यहां पर लिख रहा हूं कलिका। ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है कायिक कलिकाएं। क्या है? कायिक कलिकाएं। माने वेजिटेटिव बड। दूसरी है पुष्पीय कलिकाएं। माने फ्लोरल बड्स। और तीसरी है मिश्रित कलिकाएं। माने मिक्स्ड बड्स।
ये जो कायिक कलिकाएं हैं ये किसको उत्पन्न करती हैं? ये सदैव पत्तों को माने पर्णों को उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ये पत्तियों को उत्पन्न करती हैं। पुष्पीय कलिकाएं पुष्प को, फूल को, ये पुष्पों को उत्पन्न करती हैं। और मिश्रित कलिकाएं आवश्यकता पड़ने पर पुष्पों को या पत्तियों को, ये पुष्पों व पत्तियों दोनों को उत्पन्न कर सकती हैं। आगे समझ में है सिंपल। अब हैं कलिकाएं स्थिति के आधार पर। तो नंबर 2, एक सेकंड बेटा, 1 मिनट। बेटा 1 मिनट रुकिए, आ गया। ठीक है, आ गया ये। ठीक है, तो ये है हाँ, पॉइंट नंबर 2, स्थिति के आधार पर। स्थिति या उपस्थिति के आधार पर इस आधार पर ये कितनी प्रकार की होती हैं? ये होती हैं 2 प्रकार की कलिकाएं। 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं वास्तविक कलिकाएं और एक होती हैं आभासी कलिकाएं। वास्तविक कलिकाएं माने ट्रू बर्ड्स, और दूसरी होती हैं आभासी कलिकाएं। फॉल्स बर्ड्स। वैसे इनको आभासी कहना सही नहीं होगा, इनका हम दूसरा नाम लिखते हैं, ये क्योंकि अब पूछा नहीं जाता। इनको हम कहते हैं एपस्थानिक कलिकाएं, ये ज़्यादा सही है। एपस्थानिक कलिकाएं माने एडवेंटिशियस बर्ड्स। ये जो वास्तविक कलिकाएं होती हैं जिनको हम ट्रू बर्ड्स कहते हैं, ये सदैव गांठ या पर्व संधि पर उत्पन्न होती है। गांठ या
पर्व संधि पर उत्पन्न, जबकि जो अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं ये गांठ या तने के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर उत्पन्न होती हैं। एक और पॉइंट है, ये जो वास्तविक कलिकाएं हैं ये कितनी प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की, 4 प्रकार की। जबकि जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। इनको समझने के लिए एक सबसे अच्छा हम क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में देखते हैं, ये मूल हो गई हमारी, और ऊपर हम बनाएंगे तना। अब बात करते हैं कलिकाओं की। तो पहले क्या थी? वास्तविक कलिकाएं, ट्रू बर्ड्स। तो इन ट्रू बर्ड्स ये 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली मैं यहां बना रहा हूं, ये और ये है, हम ऐसा करते हैं वास्तविक कलिका को ए नाम दे देते हैं और अपस्थानिक कलिका को बी नाम दे देते हैं। तो ये, और वास्तविक कलिकाएं 4 प्रकार की होती हैं। तो ये है A1, इसको कहते हैं शीर्षस्थ कलिका, माने एपिकल या टर्मिनल बड। तो आपको पता है शीर्ष पर भी गांठ होती है, तो गांठ पर से निकलती है, तो वास्तविक कलिका हो गई। ये है पत्ती और ये है पत्ती की कक्षा। तो यहां से निकलती है हमारी कलिका नंबर 2। A2, A2। और ये क्या है? कक्षीय कलिका, माने एक्सिलरी बड। ये कहां से निकलती है? ये है ये, और ये है ये। ये कहां से उत्पन्न होती है? ये उत्पन्न होती है पर्ण के अक्ष से। पर्ण के कक्षा माने एक्सिल से उत्पन्न, और ये तने के शीर्ष पर उत्पन्न। अब क्या होता है बेटा? ये जो कक्षीय कलिका होती है ये तो होती है गांठ पर पत्ती के कक्षा में। एक और कलिका होती है, ये होती तो गांठ पर है लेकिन ये पर्ण के कक्ष में नहीं होती, स्वतंत्र होती है। इसको कहते हैं A का 3,
अतिरिक्त कक्षीय कलिका। माने एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड। ये कहाँ होती है? गांठ पर तो होती है परंतु पर्ण की कक्षा में नहीं होती। गांठ पर उपस्थित परंतु पर्ण की कक्षा में नहीं। अब जैसे आप पिक्चर देखते हो थोड़ी पुरानी, तो उसमें क्या होता है, एक मेन हीरो होता है या एक्ट्रेस हीरोइन होती है और उनके चमचे चपाटे होते हैं जो दोनों तरफ से खड़े रहते हैं। पुरानी पिक्चरों में ऐसा था, ठीक है। तो क्या है इसमें, ये दोनों क्या हैं? इनको कहते हैं ए का 3, माने सहायक कलिकाएं। सॉरी, ए का 3 नहीं, ए का 4। एक्सेसरी बड्स, ये तो ये कहाँ होती हैं? ये कक्षीय कलिका के एक या दोनों तरफ होती हैं। तो ये हो गई चारों वास्तविक कलिकाएं, माने ट्रू बर्ड्स। अब हैं एपस्थानिक कलिकाएं। तो एपस्थानिक कलिकाएं मैं बना देता हूं ऑरेंज कलर से। तो सबसे पहले ये बना रहा हूं, ये तने पर तो है परंतु गांठ पर नहीं है। इसे कहते हैं बी का 1 कॉलाइन कलिका, माने कॉलाइन बड्स। ये कैसे होती हैं? तने पर उपस्थित परंतु गांठ पर नहीं। तने पर तो पाई जाती हैं लेकिन आप देख रहे हो गांठ पर नहीं है, उसके अलावा कहीं और है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कटहल। इसकी दूसरी जो है उसे हम कहते हैं ये कौन सी है? ये है बी का 2 पर्निल कलिका, माने लीफी बड्स। ये कलिका कहां पर होती है? ये कलिका होती है पत्ती पर। ये पर्ण फलक पर उत्पन्न होती है। उदाहरण ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम को ना
पत्थर छटा घास भी कहते हैं, और बिगनोनिया। तीसरी होती हैं जो निकलती हैं मूलों में से, जड़ों में से, और इसका क्या उदाहरण होता है, मैंने आपको लिखवाया था शकरकंद। तो ये है यहाँ से, और इसे कहते हैं बी का 3, माने रेडिकल कलिकाएं, माने रेडिकल बड्स। और ये कहाँ से निकलती हैं? ये मूलों से उत्पन्न होती हैं। उदाहरण बोलो, शकरकंद, स्वीट पोटैटो। तो ये हो गई आपकी कलिकाओं के प्रकार। अब बेटा कुछ विशेष प्रकार की कलिकाएं होती हैं जिनको हम कहते हैं प्रपत्र कलिकाएं। प्रपत्र कलिकाएं माने बल्बिल्स। ये बेटा मोटी मोटी कलिकाएं होती हैं, मांसल कलिकाएं होती हैं, और इनका कार्य होता है कायिक जनन। तो मोटी मांसल कलिकाएं जो कायिक जनन में सहायता करती हैं। और इनके उदाहरण क्या क्या होते हैं? इनके उदाहरण होते हैं, मांसल होती हैं, मोटी होती हैं। इनका उदाहरण है अनानास। अनानास है, डायस्कोरिया है, एगेव है, एगेव, अनानास, डायस्कोरिया और ऑक्सैलिस। अनानास, डायस्कोरिया, एगेव और ऑक्सैलिस। ऑक्सैलिस को खट्टी बूटी भी कहते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत खट्टी होती हैं। नेक्स्ट, प्रपत्र कलिकाओं के बाद नेक्स्ट है अपना टूरियंस। ये कौन सी कलिकाएं हैं? ये जलाशयों में पाई जाने वाली प्रपत्र कलिकाएं हैं। तो ये जलोद्भिद पादपों की प्रपत्र कलिकाएं हैं। इनका उदाहरण क्या है? जल्दी बोलिए। इनका उदाहरण है पोटामोगेटॉन और यूट्रिकुलारिया। पोटामोगेटॉन और यूट्रिकुलारिया याद रखना है आपको। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो है तनों के प्रकार। तनों के 3 प्रकार हैं। नंबर 1, वायवीय तने।
वायवीय तने माने एरियल स्टेम्स। दूसरे हैं उपवायवीय तने माने सब एरियल स्टेम्स। और तीसरे हैं भूमिगत तने माने अंडरग्राउंड स्टेम्स। इन तीनों में क्या क्या अंतर है? ये जो वायवीय तने होते हैं इनका समस्त भाग भूमि के ऊपर होता है। उदाहरण आम, सरसों आदि। उपवायवीय क्या होते हैं? उपवायवीय में थोड़ा सा भाग भूमि के नीचे हो सकता है या भूमि पर वो लेटे रहते हैं, वो कमजोर होते हैं। ठीक है, इनका काफी हिस्सा भूमि के ऊपर व कुछ हिस्सा भूमि के नीचे या भूमि के तल पर फैला रहता है। अभी डायग्राम्स बनाकर बताऊंगा बेटा। और इसका उदाहरण है घास, चमेली, स्ट्रॉबेरी, पुदीना आदि। और भूमिगत तने क्या होते हैं? भूमिगत तने इनका काफी भाग जमीन के नीचे होता है और भोजन का संग्रहण करता है। काफी भाग भूमि के नीचे होता है व भोजन का संग्रहण करता है। उदाहरण आलू, अरवी, प्याज। ठीक है, आलू हो गया, अरवी हो गया, प्याज हो गया, जमीकंद हो गया, अदरक हो गया आदि। ठीक बेटा, तो ये आपको ध्यान करना है। ठीक, चलिए जयलाल, लेट हो रहे हो बेटा, मैं आपको घर पर फ़ोन करके कॉल करने वाला हूँ। ठीक है जयलाल? हाँ, ये क्या हो गया? 1 मिनट। चलिए अब हेडिंग लिखते हैं तने के कार्य। तने के प्रमुख कार्य। तो सबसे पहला कार्य तो आपको पता है, शाखाओं को, पत्तों को, पुष्पों को, इन सबको संभाल कर रखना। ठीक है, तो पहला है शाखाओं
पत्तों, पुष्पों, फलों आदि को वहन करना या संभाल कर रखना। ठीक, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट और ये काम होता है किसका? तने का। अच्छा, मूल जो है वो जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं, लेकिन ये जल को, खनिजों को और भोजन को क्या करता है? इनका संवहन करता है। तो जल, खनिज व भोजन। और भोजन होता क्या है? भोजन किसके फलस्वरूप बनता है? प्रकाश संश्लेषण। तो यहां पर हम लिख सकते हैं भोजन की जगह प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का क्या करना? एक तरीके से स्थानांतरण करना या संवहन करना। ठीक, तीसरा इंपॉर्टेंट कार्य क्या है इनका? जैसे ये वैसे सब तने नहीं करते, लेकिन बहुत सारे तने हम खाते भी हैं जो भोजन का संग्रहण करते हैं, जैसे आलू हो गया, अरवी हो गया। ठीक है, तो भोजन का संग्रहण, उदाहरण आलू, अदरक, प्याज आदि। नहीं, प्याज नहीं, प्याज में तो पत्तियां हैं वो करती हैं ऐसा। ठीक है, अदरक, अरबी आदि। कुछ तने ऐसे होते हैं जो सहारा प्रदान करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सुरक्षा देते हैं। सहारा प्रदान करना, कुछ सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा प्रदान करना। पौधों को ना सुरक्षा देते हैं, जैसे उसमें कांटे हो जाएंगे या शूल आ जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे जो तने हैं वो कायिक प्रवर्धन में भी सहायता करते हैं। कायिक प्रवर्धन में सहायक। तो ये हैं तनों के कुछ प्रमुख कार्य। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, और हमारा आखिरी टॉपिक है तनों के रूपांतरण। तनों के रूपांतरण। इसमें हम नंबर 1 पढ़ेंगे पहले, वायवीय तनों के रूपांतरण। वायवीय माने एरियल तनों के रूपांतरण। वायवीय तने मैंने आपको बताए थे जो हवा में होते हैं, जो भूमि के ऊपर होते हैं। तो इसको ना हम ये वाला नंबर 1 नहीं लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब इसमें पार्ट 1 सबसे पहले है, इसमें मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है तो आप लिख लीजिएगा। तना प्रतान।
माने स्टेम टेंड्रिल्स। ये पहले मैं आपको बता देता हूं क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूं और आप इसको चाहें तो बाद में लिख सकते हैं। जैसे ये एक पौधा है, ये एक पत्ती है, तो क्या होगा, ये ऐसे कुंडलित संरचनाएं होती हैं धागे के समान, जो पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता करती हैं। पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायक। अब मैंने यहां पर तना प्रतान इसलिए लिखा है क्योंकि प्रतान पत्तों के भी रूपांतरण होते हैं। किसके भी रूपांतरण होते हैं? पत्तों के भी। तो यहां पर जो इसके उदाहरण होते हैं वो होते हैं लौकी, तोरी, टिंडा, करेला। तो उन सबको हम क्या कहते हैं? कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स। और दूसरे अंगूर की बेल। तो ये था हमारा तना प्रतान। अब है हमारा तना शूल। ठीक है, तना शूल। माने स्टेम थॉर्न्स। ये कैसा होता है बेटा? ये मैंने बनाया एक पौधा, ये है पत्तियां, ये है आपका शूल। और ये क्या करता है? ये पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसका उदाहरण है सिट्रस। सिट्रस का माने होता है नींबू, संतरा, मौसम्बी आदि। इसका दूसरा उदाहरण है ड्यूरांटा। ये एक सेकेंड, डुरांटा। तीसरा उदाहरण है बोगेनविलिया। ज्यादातर झाड़ियों में ये पाए जाते हैं, जो शूल पाए जाते हैं ना, थॉर्न्स। ठीक है, अब तीसरा क्या है? तीसरा है पर्णाभ स्तंभ। क्या है? पर्णाभ स्तंभ। माने फिल्लोक्लेड। ये मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा बहुत अच्छे से। इसमें क्या होता है? तना हरा और चपटा हो जाता है। इसे कहते हैं ये फिल्लोक्लेड। तो इसमें तना हरा, चपटा व प्रकाश संश्लेषी हो जाता है। और इस पर क्या निकल आते हैं? जो इसकी पत्तियां होती हैं वो ऐसे कंटकों के रूप में, स्पाइंस के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। ये क्या है? ये है कंटक, माने स्पाइंस। और ये कंटक किसका रूपांतरण है? जल्दी बोलिए। पर्णों
का रूपांतरण। क्यों है ये? वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए, उसके द्वारा, ताकि जल की हानि ना हो। वाष्पोत्सर्जन को कम करने हेतु। और ये जो तना है वो हरा हो जाता है, चपटा हो जाता है, और पत्ती का भी काम करता है, भोजन का संचय भी करता है। इसके उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। उदाहरण, अगर ये है चपटा, चपटा फिल्लोक्लेड है, तो इसका उदाहरण होता है नागफनी, जिसको कैक्टस कहते हैं, ओपुन्शिया। लेकिन अगर यही संरचना बेलनाकार होती है तो इसका उदाहरण क्या होता है? जल्दी बोलिए बेटा, क्या होगा इसका उदाहरण? इसका उदाहरण होगा यूफोर्बिया। अब एक चौथा और आखिरी में लिख रहा हूं, पर्णकाय स्तंभ। माने क्लैडोड। और ये क्लैडोड क्या है? ये एक गांठ लंबे फिल्लोक्लेड हैं। ये एक गांठ लंबे, गांठ नहीं, एक पोरी, इंटरनोड, सॉरी, ये एक पोरी लंबे फिल्लोक्लेड हैं। कैसे होते हैं ये? ऐसे। और इसमें भी देखो, ये एक ही गांठ पर एक इंटरनोड लंबे फिल्लोक्लेड है, और इसमें वही जो पत्तियां हैं वो कंटकों के रूप में ऐसे निकल जाती हैं। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है रस्कस व एस्पेरेगस। रस्कस व एस्पेरेगस, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे वायवीय तनों के रूपांतरण। अब बात करते हैं भूमिगत तनों के रूपांतरण की। भूमिगत तनों के रूपांतरण। भूमिगत माने भूमि के नीचे। तो इस अच्छा, और तनों का प्रमुख लक्षण क्या था? गांठ और पोरियों का होना। क्या था? गांठ और पोरियों का होना। तो ये फिर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहला है कंद। कंद माने ट्यूबर। ये असमान आकृति के होते हैं, और ये भूमिगत तने होते हैं जो कक्षीय कलिका से उत्पन्न होते हैं। तो एक पॉइंट बस लिख दे रहा हूं, कक्षीय कलिका द्वारा उत्पन्न। और ये कैसे होते हैं? ऐसी आकृति के होते हैं, अनइवन, और इसमें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो जो ये संरचनाएं दिखाई देती हैं ये होती हैं नेत्र या आंखें, या इनको हम आइस कहते हैं।
और ये वास्तव में क्या होती हैं? ये वास्तव में होती हैं गांठ या पर्व संधि। और यहां से कक्षीय कलिका उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त जितना भी स्थान दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं? पोरी या पर्व या इंटरनोड्स। इनका काम है भोजन का संग्रहण करना, और इनके सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो क्या है? आलू। आलू इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये क्या था? ये था कंद। सेकंड नंबर पर आते हैं शल्क कंद। ये भी इंपॉर्टेंट है। शल्क कंद माने बल्ब। इनमें क्या होता है? डिस्क नुमा या बिंब नुमा, जो ये मैं लिख देता हूं, डिस्क नुमा तना शल्क पर्णों से ढका रहता है। और जो ये शल्क पर्ण है, इसके लीव्स, शल्क पर्ण माने इसके लीव्स भोजन का संग्रहण करती हैं। और इसका उदाहरण क्या है बेटा? इसका उदाहरण है प्याज, लहसुन, लिली। उदाहरण प्याज, लहसुन, लिली। और ये कैसा दिखता है? इधर देखो ध्यान से। इसमें ये इतना, ये जो होता है ये शल्क कंद होता है। और ये जो चारों तरफ होती हैं जिनमें भोजन संग्रहित होता है, ये क्या होते हैं? शल्क पर्ण। ठीक, तो प्याज जो है वो ऐसी दिखाई देती है। ठीक है। इसके बाद जो तीसरे होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रकंद। कैसे होते हैं? प्रकंद। माने राइजोम। ये पार्श्वीय वृद्धि करते हैं। और इसमें भी गांठ और पोरियां बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई देती हैं। इस तरीके से। ठीक है। इसमें जो गहरी लाइनें हैं वो क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं गांठ माने नोड। और जो हल्की वाली हैं ये कहलाती हैं इंटरनोड माने पोरियां।
ठीक। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है अदरक, हल्दी आदि। उदाहरण अदरक, हल्दी आदि। और इसी श्रेणी में जो चौथा है उसका नाम है धनकंद। माने कॉर्न। ये भी प्रकंद की तरह होता है, लेकिन ये कैसा होता है? ये ऊर्ध्व वृद्धि करता है इस तरीके से। खड़ी, ये क्षैतिज करता था, पार्श्वीय। इसमें भी पर्व संधि और पर्व बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं। तो ये वाली गहरी रंग की है गांठ और हल्के रंग की है पोरी। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है अरवी। अरवी होती है ना, अरवी। माने एलोकेशिया और कोलोकेशिया। तो ये हो गए हमारे भूमिगत तनों के रूपांतरण। अब तीसरे हैं और आखिरी उपवायवीय तनों के रूपांतरण। सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस, ये 4 हैं। मैं पहले चारों का नाम लिख देता हूं, या एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है ऊपरी भूस्तारी, नंबर 1, ऊपरी भूस्तारी। इसको हम कहते हैं रनर। इसमें क्या होता है? ये मैंने बना दी है भूमि की सतह, जमीन की सतह, और इस पर ये एक पौधा है और ये है इसकी प्राथमिक मूलें। इनमें क्या होता है? जो सबसे नीचे वाली शाखा होती है वो ऊपर खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर खड़ी नहीं हो पाती, भूमि के साथ नीचे नीचे फैलती है। फिर यहाँ पर द्वितीयक मूलें आ जाती हैं, मतलब सॉरी अपस्थानिक मूलें आ जाती हैं, और यहाँ से ये ऊपर खड़ी हो जाती है। ऐसे ही ये फिर आगे चलती है यहाँ। तो ये पूरे खेत में इस तरीके से फैलती जाती है। इसको कहते हैं रनर। क्या कहते हैं? रनर। और ये नए नए पारिस्थितिकीय निकेत में इस तरीके से ही फैलती चली जाती है। इसके उदाहरण क्या हैं? इसके उदाहरण हैं घास और स्ट्रॉबेरी। घास और स्ट्रॉबेरी। दूसरा है नंबर 2, अंतः भूस्तारी, माने सकर। इसमें मैंने क्या किया है?
या फिर मैंने भूमि की सतह बनाई है। इसमें एक पौधा होता है जो बाहर होता है, लेकिन उसका 1/3 से ज़्यादा भाग ज़मीन के नीचे होता है, इस तरीके से। और यहाँ पर होती हैं उसकी प्राथमिक मूलें। अब इसमें से शाखा निकलती है ज़मीन के नीचे और कुछ समय चलने के, तिरछे चलने के बाद सीधे बाहर निकल जाती है। और हमें बाहर देखने से ऐसा लगता है कि ये अलग अलग पौधे हैं, और इसमें से ये ऐसे अपस्थानिक मूलें ऐसे मिट्टी में लगी रहती हैं। एक और शाखा निकलती है, ये भी ऐसे आ जाती है। लेकिन भूमि से बाहर देखने पर ऐसा दिखाई देता है कि मानो ये पौधे अलग अलग हैं। तो ये है अंतःभूस्थारी। तो इसमें शाखाएं ज़मीन के नीचे होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। इसका उदाहरण है केला, अनानास, क्राइसैंथेमम। केला, अनानास, क्राइसैंथेमम। इसी में जो तीसरी श्रेणी है उसको हम कहते हैं विरोहक। क्या कहते हैं? विरोहक। विरोहक माने स्टोलन। इसमें भी मैंने क्या किया, मैंने इसमें बनाई भूमि की सतह इस तरीके से। इसमें जो पौधा होता है वो पौधा ऐसे निकला। ये है इसकी प्राथमिक मूलें। इस पौधे की सबसे नीचे वाली जो शाखा होती है वो ऊपर खड़े होने की कोशिश करती है, थोड़े स्थान तक खड़े हो जाती है, लेकिन फिर एक चाप बनाकर नीचे छू देती है। इस प्रकार से चाप बन गई ना, नीचे झुक जाती है। फिर यहाँ पर आ जाती हैं जड़ें, और फिर यहाँ से ये एक और तना ऐसे ऊपर खड़ा हो जाता है। फिर इसकी भी सबसे नीचे वाली शाखा ऊपर खड़ा होने की कोशिश करती है, लेकिन चाप बनाकर नीचे ज़मीन को छू देती है, और जहाँ पर ये ज़मीन को छूती है वहाँ से अपस्थानिक मूलें निकली आती हैं, लेकिन यहीं पर एक और तना ऊपर खड़ा हो जाता है। इसे कहते हैं विरोहक, और इसके उदाहरण है चमेली और पुदीना। चमेली माने जैस्मीन, ठीक है। उदाहरण चमेली माने जैस्मीन व पुदीना माने मिंट। और चौथा और आखिरी जो है वो कौन सा है? वो है एक प्रकार से जलोदभिदों की ऊपरी भूस्थारी, जिसको भूस्थारिका कहते हैं। भूस्थारिका माने ऑफसेट। और ये वास्तव में क्या होती है? यह जलोदभिदों में पाई जाती है। अब जो जलोदभिद होते हैं वो जल में होंगे, तो जल का मैंने ऐसे बना दिया। इसमें क्या होता है, जल की सतह के ऊपर तो बड़ी बड़ी पत्तियों का झुंड होता है, ठीक है। और इसमें नीचे, जल की सतह के नीचे मूलों का झुंड होता है। ये मूल है इसकी। तो इसमें भी रनर्स की तरह क्या होता है, जो सबसे नीचे वाली जो शाखा होती है वो निकलती है, और वो थोड़ी दूर पर
ऐसे जाती है जल में और फिर यहाँ पर ऊपर तो पत्तियों का झुंड निकल ही आता है, ऐसे ये जब आगे बढ़ेगी तो ये पत्तियों का झुंड निकल गया है और पानी के नीचे किसका झुंड आ जाता है? पत्तियों का। इसके उदाहरण क्या हैं? इसके एक उदाहरण है इकॉर्निया, जिसको जलकुंभी कहते हैं। जलकुंभी। और इसका दूसरा उदाहरण है पिस्टिया। तो ये आपके हो गए उपवायवीय तनों के रूपांतरण। अब एक बार देख लेते हैं, हमारा सब कुछ हुआ। हमारा स्तंभ का परिचय हो गया, कलिकाएं हो गई, तने के कार्य हो गए और तने के सभी रूपांतरण हो गए। तो आज के लिए इतना ही। और जैसे कि आपको पता है कि चलते चलते हमारा डेली का एक प्रश्न होता है, और हमारा वो प्रश्न आज का कौन सा है? वो प्रश्न है ये, निम्न में से कौन सा लक्षण तनों में नहीं पाया जाता है? गांठ तथा पोरिया तनों में होती हैं, कलिकाएं तनों में होती हैं, कंटक भी होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन तना गोप कुछ नहीं होता है। मूल गोप होता है जो मूल में पाया जाता है। इसलिए हमारा आंसर हो गया चौथा। तो बेटा आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे पत्ती और पत्ती के रूपांतरण, है ना। अगर आप लोग अब कल डीएसए नहीं करोगे, दूसरी वाली, आज वाली जो डीएसए है वो हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो मैं आपके मम्मी पापा को फ़ोन करके बात करूंगा कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। बाकी सब आपके हाथ में है। अच्छे से पढ़िए और डाउट्स पूछते रहिए। आज के लिए